हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू स्लीपी क्लासेस। ये वीडियो किन बच्चों के लिए रेलिवेंट होने वाला है? फॉर द वंस हु आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी ईपीएफओ एग्जाम विच इज शेड्यूल्ड ऑन मई 2021। हम फाइनेंशियल एनालिसिस टॉपिक को पढ़ रहे थे और उसमें से हमने काफ़ी कुछ कर लिया है। अब है बारी हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट की। ठीक है, आज समझेंगे क्या होती है, इसके साथ क्वेश्चंस भी करेंगे सो दैट आपको अच्छे से समझ आए। तो एक बारी आपको ओवरव्यू देना चाहती हूँ मैं कि टूल्स या टेक्निक्स जो हमने अभी तक पढ़ी हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में, हमने क्या क्या पढ़ा है? कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स, कॉमन साइज स्टेटमेंट्स एंड रेशियो एनालिसिस। ये तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं। आज है बारी हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके मतलब से। कैश फ्लो स्टेटमेंट, सबसे पहली बात आपको ये पता होना चाहिए कि कैश फ्लो स्टेटमेंट कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के तहत बनी जाती है। दिस इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको आना चाहिए। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 वी प्रिपेयर व्हाट? कैश फ्लो स्टेटमेंट। नाउ व्हाट इट इज? इट इज अ स्टेटमेंट that shows the flow of cash। नाम से ही क्लियर है ना, कैश फ्लो स्टेटमेंट। इट शोज फ्लो ऑफ कैश। फ्लो कैसा हो सकता है? या तो वो इनफ्लो हो रहा है या वो आउटफ्लो हो रहा है। ठीक है, ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, हर साल आपकी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनेगी। और बिजनेस का एक अकाउंटिंग ईयर कब से स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल से अगले साल की 31 मार्च तक। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021, ये होता है हमारा एक अकाउंटिंग ईयर। तो हर साल कैश फ्लो स्टेटमेंट बनेगी जो क्या बताएगी? फ्लो ऑफ कैश। फ्लो कैसा हो सकता है? इनफ्लो या आउटफ्लो। ठीक है, जौन सी ट्रांजैक्शंस मेरे कैश को या मेरे कैश की इक्विवेलेंट्स को बढ़ाती हैं वो होती हैं कैश इनफ्लोज। जिससे मेरा पैसा किस फॉर्म में? कैश या कैश इक्विवेलेंट्स के फॉर्म में जब वो बढ़ता है तो वो क्या होता है? कैश इक्विवेलेंट्स। ऐसे ही कौन सी ट्रांजैक्शंस मेरे कैश और कैश इक्विवेलेंट्स को डिक्रीज करती हैं उन्हें क्या बोला जाता है? कैश आउटफ्लोज। ठीक है, अब आपको कैश तो पता है क्या होता है, आपको ये नहीं पता होगा कैश इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, वो देखते हैं क्या होते हैं। कैश इक्विवेलेंट्स आर रिलेटेड टू या तो आपका जो बैंक में बैलेंस पड़ा हुआ है। ठीक है, अभी आपके हाथ में वो कैश नहीं है ना, वो भी बैंक में पड़ा है। या आपके पास मार्केटेबल सिक्योरिटीज हैं। मार्केटेबल सिक्योरिटीज आगे पढ़ेंगे क्या होती है, लेकिन फिर भी आपको मैं बताना चाहती हूँ ऐसी सिक्योरिटीज जो आप परचेज करते हो अभी। फॉर एग्जाम्पल आपने आज परचेज किया उसको और वो कब पैसे में कन्वर्ट हो जाएगी, मतलब आप उसको 3 महीने तक बेच के 1 साल, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने में उसको बेच के कैश में कन्वर्ट कर लोगे। जौन सी सिक्योरिटीज 3 महीने में कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं, कैसे? बेच के, उन्हें क्या बोला जाता है? मार्केटेबल सिक्योरिटीज। ठीक है, अब सबसे जरूरी बात, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हुए ना हमें कैश फ्लो कौन कौन सी एक्टिविटीज का लिखना होता है? सिर्फ 3 एक्टिविटीज का, सिर्फ 3। वो कौन सी हैं? फर्स्ट है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग आपको मैं मतलब बता चुकी हूँ ऑपरेटिंग का क्या मतलब होता है। जब भी आप ऑपरेटिंग वर्ड सुने आपके दिमाग में आना चाहिए डे टू डे। जो मेरे बिजनेस से रिलेटेड एक्टिविटीज हैं उनको मैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बोलता हूँ। तो पहली तो ये हो गई, दूसरी है मेरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और तीसरी है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। आप डरिए मत, घबराइए मत अगर आपको ये टर्म्स नहीं समझ आ रही, आज का पूरा सेशन इन टर्म्स पे डेडिकेटेड है। ऑलराइट, मूविंग अहेड, व्हाट आर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज? एक छोटा सा आपको ओवरव्यू देना चाहती हूँ सो दैट अगली स्लाइड्स में आपको थोड़ा आसान हो रिलेट करना। नाउ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आर द एक्टिविटीज which are related to day-to-day operations of the business. All right, and these are the principal revenue generating activities.
आपका फॉर एग्जाम्पल ज्वेलरी का बिजनेस है, तो आपका ज्वेलरी बेच के ही रेवेन्यू आएगा ना, तो वो मेन चीज है, मतलब वो प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी है आपकी। तो यही चीज यहाँ लिखी है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ये वो हैं विच आर रिलेटेड टू एक्विजिशन, मतलब खरीदना एंड डिस्पोजल, मतलब सेल करना, या तो खरीदना या बेचना। किसको? लॉन्ग टर्म एसेट्स। हमने बैलेंस शीट में नॉन करंट एसेट्स पढ़े थे ना, ये उनकी बात हो रही है। एंड इन्वेस्टमेंट्स ऑफ अ बिजनेस। ठीक है, अगली एक्टिविटी हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ये क्या होती हैं? These activities result in change in size and composition of owner's capital, preference shares and borrowings of the enterprise. जौन से सोर्सेस से एक बिजनेस के पास पैसा आता है इन फॉर्म ऑफ कैपिटल, उस सारे सोर्सेस के जो रिलेटेड एक्टिविटीज होती हैं वो होती हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है, आगे चलते हैं। नाउ आई वांट टू गिव यू सम एग्जांपल्स। दीज आर नॉट ऑल एग्जांपल्स, जस्ट फ्यू एग्जांपल्स टू गिव यू मोर क्लैरिटी ऑफ व्हाट आर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। जब आप बेच के पैसा लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल कैश सेल्स। अब आपके जहन में ये बात आ रही होगी कि हमने टोटल सेल्स क्यों नहीं लिखा, सिर्फ कैश सेल्स क्यों लिखा? क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो यहाँ पे सारी एक्टिविटीज जो सिर्फ कैश से रिलेटेड है ना, वो ही आएंगी। जो क्रेडिट पे आपने लिया वो चीज यहाँ कभी शो नहीं होगी। ठीक है, तो पहला कैश सेल्स आपने करी, कैश परचेजेस करी, या आपके जो क्रेडिटर्स थे आपने उनको पैसा लौटाया। ठीक है, आपने जिनसे उधार लिया था, क्रेडिटर्स वो होते हैं आपने जिनसे उधार लिया होता है, आपने जब उनको पैसा लौटाया, तो ये सारी एक्टिविटीज कहाँ आएंगी? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। ऑलराइट, नाउ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के क्या हैं एग्जांपल्स? व्हेन यू परचेज फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, आपने फॉर एग्जाम्पल आपका ये एक पूरा बिल्डिंग है, ये बिजनेस है आपका, आप यहाँ ऑपरेट करते हैं, आपका ऑफिस है, आपने उसके लिए एक सोफा खरीदा, तो सोफा आपका फिक्स्ड एसेट है क्योंकि वो काफी सालों तक चलेगा। तो जब आप उसको परचेज करेंगे तो ये होगी हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। या इसके अलावा आप सेल भी कर सकते हैं। अभी आपने इसको परचेज किया था, या अगर आप इसको बेचते हैं कोई भी फिक्स्ड एसेट को, तो वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। या जब आप इंटरेस्ट रिसीव करते हैं, आपने ना कहीं इन्वेस्टमेंट करी, आपको पता है इन्वेस्टमेंट से आपको हर महीने या हर साल क्या आता है? इंटरेस्ट। आप इंटरेस्ट कमाते हैं, तो वो भी कहाँ आएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। ऑलराइट, मूविंग ऑन, व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज? आपको मैंने बताया जो कैपिटल से रिलेटेड होती है, जैसे अगर मेरी बिजनेस की कैपिटल बढ़ती है या कम होती है, उससे रिलेटेड जो एक्टिविटीज होती है उनको क्या बोला जाता है बच्चों? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो यहाँ तो पहली चीज आ गई, पहला एग्जाम्पल आ गया, जब आप शेयर्स इशू करते हैं। ठीक है, आपने लोगों को बोला कि मैंने शेयर्स इशू किए हैं, आप इनको परचेज कर लीजिए। जब वो परचेज करेंगे पैसा देके, तो वो पैसा आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आएगा, और ये जो पैसा आता है इसको क्या बोलते हैं? कैपिटल। ठीक है, ऐसे ही आप शेयर्स इशू कर सकते हैं और डिबेंचर्स इशू कर सकते हैं। ठीक है, ये तो आपने इशू कर ली जब आपके पास पैसा आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही रिडेम्पशन क्या होती है? जब आप इनको वापस लौटाते हैं इनका पैसा। ऑलराइट, या इसका और एग्जाम्पल है पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। जब आप इन शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देते हैं और इन डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट देते हैं, तो ये कहाँ आता है? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। ऑलराइट, मूविंग अहेड, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इन डिटेल एज व्हाट आर कैश इक्विवेलेंट्स। ठीक है, ये क्या होते हैं? दे आर द वंस विच आर easily convertible into cash। यहाँ पे कैश नहीं लिखा, कैश इक्विवेलेंट मतलब वो चीजें जो कैश के ऑलमोस्ट इक्वल होती हैं,
लेकिन पूरा कैश नहीं होता, ठीक है, इस वजह से इसका नाम इक्विवेलेंस है, विच आर इजिली कन्वर्टेबल इनटू कैश बिकॉज दे आर शॉर्ट टर्म. फर्स्ट दे आर शॉर्ट टर्म, सेकेंड हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स. लिक्विड मतलब liquid is something which is convertible into cash. All right, quickly convertible into cash, that is liquid. और कितनी ड्यूरेशन में मैम ये कन्वर्ट हो सकती हैं हमारी? 3 महीनों में, इस मैक्सिमम 3 महीनों में, ठीक है. फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन, आपने आज खरीदा कुछ, उसके अगले 3 महीनों तक आप जो कन्वर्ट करवा सकते हैं इनटू कैश, इसको क्या बोला जाएगा? कैश इक्विवेलेंस. ऑलराइट. करंट इन्वेस्टमेंट्स अनलेस स्पेसिफाइड अदरवाइज आर टेकन एज मार्केटेबल सिक्योरिटीज. अगर कुछ नहीं मेंशन है ना, तो आप करंट इन्वेस्टमेंट्स को भी मार्केटेबल सिक्योरिटीज लिखेंगे एंड आर इंक्लूडेड इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंस. ओके, नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द एग्जांपल्स. करंट इन्वेस्टमेंट्स इफ नथिंग इज मेंशन्ड. ट्रेजरी बिल्स, ठीक है, ट्रेजरी बिल्स टी बिल्स होते हैं जो आरबीआई इशू करती है ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ऐसे ही होते हैं हमारे कमर्शियल पेपर्स, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर्स. इफ दीज आर रिडीमेबल और कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 3 months, ठीक है, कोई भी चीज जो 3 महीने में आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, 3 months में कन्वर्ट कर सकते हैं, किस में? कैश में. वो क्या होगी? मार्केटेबल सिक्योरिटी. और मार्केटेबल सिक्योरिटी किसका पार्ट है? कैश इक्विवेलेंस का. ऑलराइट, आगे चलते हैं. अब कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाने का क्या मकसद है? 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके. पहला, आप देखेंगे कि कौन कौन सी एक्टिविटीज से मेरा पैसा आ रहा है. What are the sources of cash equivalents and cash? ठीक है, कहाँ से पैसा आ रहा है, मतलब मैं यहां लिख देती हूं इनकमिंग. दूसरा ऑब्जेक्टिव है टू डिटरमाइन व्हाट एप्लीकेशंस, कहाँ मेरा पैसा यूज हो रहा है, मतलब आउटगोइंग. आप जो पैसा लेके आएंगे उसको कहीं ना कहीं लगाएंगे भी ना, वो कहाँ लग रहा है, कहाँ अप्लाई हो रहा है, वो होती है मेरी आउटगोइंग. और तीसरा ऑब्जेक्टिव, आपने ये डिटरमिन करना है कि व्हाट आर द चेंजेस इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंस. तो बहुत इजी है. सबसे पहले आपको सोर्सेज बताने हैं, मतलब कहाँ से पैसा आ रहा है. दूसरा, आपको एप्लीकेशंस बतानी है, मतलब पैसा कहाँ लग रहा है. और तीसरा, आपको चेंजेस बताने हैं, किसमें? जो ये टॉपिक का नाम है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंस में. ठीक है, ये हैं 3 ऑब्जेक्टिव्स. अब हम समझते हैं दैट व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, क्यों बनाई जाती है. सबसे पहले तो ये आपको, क्योंकि इसका नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट, आपको ये बताता है कि एग्जैक्ट कितना कैश फ्लो हुआ है बिजनेस में. ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट शोज इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स. इट हेल्प्स टू नो द कैश फ्लो. कौन कौन सी एक्टिविटीज हमने पढ़ी थी? 3. पहली थी हमारी ऑपरेटिंग, दूसरी थी मेरी इन्वेस्टिंग, तीसरी थी फाइनेंसिंग. ठीक है, इसके साथ साथ with along with change in cash and cash equivalents. All right, next one is it facilitates planning. आपको पता चल गया कि हाँ, इस साल मेरा बिजनेस में इतना कैश आया है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इस साल ज्यादा कैश आ गया, तो आप अगले साल के लिए प्लान कर सकते हैं ना, इसको हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं. तो दैट इज वाई इट हेल्प्स टू फैसिलिटेट प्लानिंग. कैश फ्लो स्टेटमेंट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट sources and applications of cash and cash equivalents for a specific period. वो specific period का क्या नाम है बच्चों? It is accounting period, accounting period और accounting year. ठीक है, which helps in planning the financial requirements of the business. ठीक है, ये तो हमने ये क्लियर कर लिया अपना. ओके, अगला है, अब आपको ये कैश फ्लो स्टेटमेंट बताता है कैश, तो इस हिसाब से आप मैनेज कर सकते हैं अपने कैश को इफेक्टिवली, मतलब अच्छे ढंग से. इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट एनीथिंग रिलेटेड टू, या तो सरप्लस है, या तो बहुत ज्यादा है पैसा,
या पैसे की कमी है, तो उस हिसाब से आप सिचुएशन देखिए, उस हिसाब से आप अपने डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, यू कैन एक्ट अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस। नेक्स्ट वन इज इट हेल्प्स इन कंपैरिजन। कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको पता है ना, हर साल बनती है, पहले साल बनी, दूसरे साल बनी, तीसरे, चौथे एंड सो ऑन। तो इससे क्या होगा, आप कंपेयर कर सकते हैं, अच्छा पहले साल मेरा इतना कैश है, दूसरे साल अरे कम हो गया, तीसरे साल बढ़ गया, चौथे साल फिर कम हो गया, ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, आप कंपेयर कर सकते हैं। कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल कैश फ्लोज, एक्चुअल कितने हुए हैं और आपने क्या सोचा था क्या होने चाहिए थे, वो उनको क्या बोला जाता है, बजटेड। जो आप सोचते हो लेकिन असल में क्या होता है, दैट इज एक्चुअल। ठीक है, आप इन दोनों को कंपेयर करते हैं। ऑफ द ईयर शोज द एक्सटेंट टू विच कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स वर जनरेटेड या अप्लाइड और यूज्ड एज पर द प्लान। ठीक है, या तो आप डिफरेंट ईयर्स से यूज कर सकते हैं, मतलब कंपेयर कर सकते हैं, या आप कंपैरिजन किसके बीच में कर सकते हैं, जो आपने एक्चुअल में सोचा था विच मीन्स बजटेड, और एक्चुअल में जो हुआ विच मीन्स एक्चुअल। ऑलराइट, मूविंग अहेड with the next importance, it provides the reasons for cash position. Obviously आपको यहाँ पता है कि कौन कौन से sources से पैसा आया है, कहाँ कहाँ पैसा लगा है, और उस हिसाब से आप अच्छे से बता सकते हैं कि exactly क्या reasons थे कि मेरी अभी cash position ये है। Alright, sometimes an enterprise has lower cash balance in spite of high profits. ठीक है, और हायर कैश बैलेंस इन स्पाइट ऑफ लोअर प्रॉफिट्स। इसके रीजंस कहाँ पता चलते हैं, हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट में। ठीक है, नेक्स्ट है इट इवैल्यूएट्स मैनेजमेंट डिसीजंस। सो कैश फ्लो स्टेटमेंट शोज द कंडीशन ऑफ एन एंटरप्राइज रिलेटेड टू कैश फ्लोज इन एन अकाउंटिंग ईयर विच इज द रिजल्ट ऑफ डिसीजंस टेकन बाय द मैनेजमेंट। अब जब आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं, जो इसका एक एंड रिजल्ट आता है ना, ये रिजल्ट किसके बेसिस पे था, उसी के बेसिस पे जो डिसीजंस लिए गए, बाय होम, बाय मैनेजमेंट। दिस इज thus it helps the users in better analysis of cash flow statement. ठीक है, आप अपने डिसीजंस को जो आपने लिए, जिस हिसाब से अभी ये मेरी कैश फ्लो आई है, उसको आप इवैल्यूएट कर सकते हैं, क्या मेरे डिसीजन सही थे या गलत। अगला है डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड पेबल इज डिपॉजिटेड इन अ सेपरेट बैंक अकाउंट। ठीक है, जब वो डिक्लेयर किया जाता है तो जितना उनको देना होता है ना, वो एक अलग से बैंक अकाउंट में डाल लेते हैं। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बताती है कि आपको एग्जैक्टली कितना डिविडेंड देना चाहिए। ठीक है, डिविडेंड आप अपने प्रॉफिट्स और आपके पास जितना कैश है उसके बेसिस पे ही दोगे ना, तो जब कैश ही नहीं होगा तो आप कैसे डिविडेंड दे सकते हो, आप तभी देंगे जब आपके पास बैलेंसेस अवेलेबल हैं। तो वो कौन बताता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। एंड द लास्ट वन इज, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट फैसिलिटेट्स कैपिटल बजटिंग डिसीजंस। It facilitates capital budgeting decisions by providing information of net cash flows from investing activities. आप सोच रहे होंगे ये कैपिटल बजटिंग डिसीजंस क्या होते हैं। कैपिटल बजटिंग से ना हमेशा आपको एक वर्ड याद आना चाहिए, वो है लॉन्ग टर्म। ठीक है, जब आप इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, किस में करते हैं, लॉन्ग टर्म एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, किस में, लॉन्ग टर्म एसेट्स में, उसको बोलते हैं कैपिटल बजटिंग डिसीजंस। आप इन्वेस्टमेंट्स के सारे डिसीजंस कौन सी एक्टिविटी में जाते हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। तो वो हेल्प करती है आपको बताना कि आपकी कैपिटल बजटिंग डिसीजंस कैसे रहे। ठीक है, अगली बात आती है, व्हाट आर द लिमिटेशंस या डिसएडवांटेजेस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। फर्स्ट वन इज नॉन कैश ट्रांजैक्शंस आर नॉट शोन। आपके बिजनेस में आप ना जाने कितनी ही ट्रांजैक्शंस उधार पे करते हैं, लेकिन क्या वो शो होती है कैश फ्लो में, नहीं। तो एज अ रिजल्ट ट्रू पोजीशन शो नहीं होती। ऑलराइट, नॉन कैश ट्रांजैक्शंस आर नॉट शोन। कैश फ्लो स्टेटमेंट शोज ओनली इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश, इट डज नॉट शो नॉन कैश ट्रांजैक्शंस। जैसे
आपने एक बिल्डिंग परचेज करी पैसे देकर नहीं, इशू ऑफ शेयर से, ठीक है। तो आपने डायरेक्टली शेयर्स इशू किए और उससे क्या ले लिया, एक बिल्डिंग। तो यहाँ कैश तो आया ही नहीं, है ना। तो ये एज अ रिजल्ट ये एक्टिविटी भी नहीं आएगी कैश फ्लो में। हालांकि ये इंपॉर्टेंट है, आपका यहाँ एसेट आया है और यहाँ आपने शेयर्स को इशू किया है, लेकिन ये शो ही नहीं होगा जस्ट बिकॉज ऑफ वन रीजन दैट इट इज नॉट अ कैश ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट वन इज इट इज नॉट अ सब्सटीट्यूट ऑफ इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट का क्या है दूसरा नाम, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। यहां बोल रहे हैं कि जो इनकम स्टेटमेंट है ना, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, उसका एक सब्सटीट्यूट नहीं है ये बताना चाह रहे हैं कि ये ज्यादा बेटर है इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट शोज नेट इनकम ऑफ द एंटरप्राइज विच इज बेस्ड ऑन एक्रूअल बेसिस। एक्रूअल बेसिस क्या था हमारा, जब कोई भी चीज एक्रू हो जाए, भले ही कैश दिया या मिला ना हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जब वो चीज एक्रू हो जाए हमने उसको तब रिकॉर्ड कर लेनी है, मुझे कैश से कोई लेना देना नहीं है, वो तो बाद में आता जाता रहेगा, ठीक है। इनकम स्टेटमेंट एक्रूअल बेसिस पे बनती है, लेकिन कैश फ्लो सिर्फ कैश के बेसिस पे बनती है। एज अ रिजल्ट इनकम स्टेटमेंट मेरे को ज्यादा अच्छी स्टेटमेंट, अच्छी पोजीशन, अच्छी जो हो रही है मेरी एग्जैक्ट ट्रांजैक्शंस वो बताएगी। तो इन एनी केस इनकम स्टेटमेंट इज बेटर देन कैश फ्लो स्टेटमेंट, हेंस it is not a substitute. Also, it is not a substitute of balance sheet because balance sheet में, which is also called as the position statement, it does not show the financial position. Cash flow में financial position नहीं बताई जाती जो बैलेंस शीट में बताई जाती है। और बैलेंस शीट में क्या बताया जाता है, इक्विटी कितनी है, लाइबिलिटीज कितनी है, एसेट्स कितने हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। और है ट्रांजैक्शंस, सॉरी और है लिमिटेशंस। हिस्टोरिकल इन नेचर, आपने 10 साल पहले आपने कोई एक एसेट खरीदा 1 लाख का, आज भी वो 1 लाख का ही शो होता है। हालांकि उसकी वैल्यू या बड़ी हो या कम हुई हो, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज इट इज हिस्टोरिकल इन नेचर। इट rearranges the available information in the income statement and the balance sheet, hence it is historical in nature. आपको पता है ना कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम कहाँ से आइटम्स उठाते हैं, मेरे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से और बैलेंस शीट की स्टेटमेंट से, जो सिर्फ कैश के रिलेटेड है। लेकिन हमें पता है ये दोनों का नेचर क्या है, हिस्टोरिकल। हिस्टोरिकल क्या होता है, ये जो मैंने यहाँ बताया, यहाँ तो वहां पे डिसएडवांटेज है, एज अ रिजल्ट कैश फ्लो में डिसएडवांटेज है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज लिक्विडिटी कैन नॉट बी असेस्ड। लिक्विडिटी को आप असेस नहीं कर सकते, मतलब आप नहीं बता सकते फ्रॉम कैश फ्लो स्टेटमेंट अलोन, बिकॉज लिक्विडिटी दूसरे फैक्टर्स पे भी डिपेंडेंट है। कौन कौन से फैक्टर्स पे, करंट एसेट्स। करंट एसेट्स वही होते हैं ना जो 1 साल के विद इन होते हैं, करंट लायबिलिटीज जो 1 साल के विद इन आपको लौटा देनी होती है। और क्योंकि ये करंट है मतलब ये रिलेटेड है लिक्विडिटी से। हमने लिक्विडिटी रेशोज करी थी ना, उसमें करंट रेशो भी थी जिसमें करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज था फॉर्मूला। तो लिक्विडिटी आप सिर्फ कैश फ्लो से नहीं डिटरमाइन कर सकते, यहाँ तो कैश करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज आती ही नहीं है, जबकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी लिक्विडिटी का, ओके। एंड द लास्ट लिमिटेशन इज एक्यूरेसी इज डिपेंडेंट अपॉन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मैंने आपको बताया सारी की सारी अमाउंट्स कैश से रिलेटेड हम कहाँ से उठाते हैं, या तो मेरी बैलेंस शीट से या मेरी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से। अगर यही गलती होगी तो कैश फ्लो कैसे सही होगी, okay, it is prepared from financial statements. If they are prepared incorrectly, then cash flow statement will also be incorrect. ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको समझ आई है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी लिमिटेशंस क्या है और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, ठीक है। सबसे पहले अच्छा कौन कौन सी थी, क्विक रिवीजन, कौन कौन सी थी बिजनेस एक्टिविटीज। कैश फ्लो में कौन सी 3 एक्टिविटीज होती थी, आपने एक तो देख ही लिया, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। दूसरी कौन सी थी,
इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, तीसरी कौन सी थी, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है, एक एक करके समझते हैं। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के मैं आपको बताने जा रही हूं कि कैश फ्लो में क्या लिखेंगे और कैश आउटफ्लो में क्या लिखेंगे। ठीक है, एक नॉन फाइनेंशियल कंपनी का हम पहले देखते हैं। नॉन फाइनेंशियल कंपनी एक आम कंपनी जो जिसका बिजनेस शेयर्स के लेन देन नहीं है, रेगुलर बिजनेस शेयर्स का लेन देन नहीं है, कोई फाइनेंशियल कंपनी नहीं है, ये आम कंपनी है। ठीक है, अब कैश का इनफ्लो कैसे हो सकता है, जब वो कुछ सामान बेचें कैश में, जब कैश रिसीव हुआ आपका ट्रेड रिसीवेबल से, ये सारी टेक्निकल टर्म्स हमने पढ़ी हुई हैं। ठीक है, या रॉयल्टी आई है, ठीक है, रॉयल्टी आई है, या फीस आई है कहीं से, या कमीशन आई है आपको, या आपने जो इनकम टैक्स डिपॉजिट कर दिया था, मतलब आपका पैसा चला गया था लेकिन अब उसका रिफंड हो गया है, मतलब पैसा आ गया है। ठीक है, तो ये भी कैश इनफ्लो होगा। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट वन इज कैश आउटफ्लो। पैसा कब जाता है, जब आप कोई सामान खरीदते हैं तो पैसा जाता है, ट्रेड पेबल्स को देते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में खर्चा करते हैं, या वेजेस देते हैं, जब इनकम टैक्स देते हैं। ठीक है, यहाँ पैसा आपका कैश जा रहा है, इस वजह से ये है आउटफ्लो। ओके, हमने अभी पढ़ा किसका, नॉन फाइनेंशियल कंपनीज का। अब पढ़ते हैं फाइनेंशियल कंपनीज। ये वो कंपनीज हैं जिनका डे टू डे बिजनेस शेयर्स डीलिंग्स में होता है। ठीक है, अब यहाँ पे पैसा कहाँ से आएगा, जब आपने कहीं इन्वेस्टमेंट करी है तो आपको वहां से इंटरेस्ट या डिविडेंड रिसीव होगा तब, या जब आप सेल करते हैं अपनी सिक्योरिटीज को। ठीक है, तब जो पैसा आता है तो वो होता है हमारा कैश इनफ्लो। कैश आउटफ्लो में कौन सा होगा, जब आप इंटरेस्ट देते हैं या जब आप सिक्योरिटीज को परचेज करते हैं। जब किसी को चीज को खरीदेंगे तो उसके बदले कैश देंगे ना, कुछ आ रहा है तो उसके बदले कैश जा रहा है, तो सिक्योरिटीज को परचेज करते हैं तो कैश जाता है, इस वजह से कैश आउटफ्लोज। ठीक है, अगला आता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, सोफा बेचा, क्या आया, कैश। कहां लिखोगे, कैश इनफ्लो में। प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, डिविडेंड रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, रेंट रिसीव। और कैश आउटफ्लो परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स या परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, जहां आप पैसा लगा रहे हो, जब आप लगाते हो मतलब ये है एप्लीकेशन, तो पैसा आपका जाता है, तो ये मेनली क्या होता है, आउटफ्लो। और ये सारे क्या होते हैं, मेरे सोर्सेज, मतलब कौन से सोर्सेज हैं जहां से मेरा पैसा आ रहा है। ठीक है, जिसकी इनकमिंग हो रही है, और यहाँ पे होती है आउटगोइंग। अगला है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स। ठीक है, आपने शेयर्स इशू करे, एज अ रिजल्ट पैसा आया। सेम डिवेंचर्स इशू करे या लोन लिया। आप जब किसी से लोन लेते हैं तो आपके पास कैश आता है। आप अभी ये मत ध्यान में रखिएगा कि एक एक दिन वो कैश हमने वापस करना है। आप अभी का देखिए, अभी तो पैसा आ रहा है ना, तो जब आप लोन लेते हैं वो उसको ट्रीट करेंगे कैश इनफ्लो में। ठीक है, या जब आपने बैंक ओवरड्राफ्ट था, जब आपने बैंक से उधार लिया तो वो बैलेंस भी बढ़ चुका है, मतलब और उधार ले लिया और उधार ले लिया और पैसा आया, एज रिजल्ट कैश इनफ्लो। अब आती है बात कैश आउटफ्लो की। जो आपने लिया था उनको वापस करोगे तो पैसा जाएगा, पेमेंट ऑफ लोन। जब शेयर्स को वापस करते हैं उसका नाम होता है रिडेम्पशन ऑफ, या तो प्रेफरेंस शेयर्स हो गया, या आपने अपनी इक्विटी शेयर्स खुद से ही परचेज कर लिया। जब खुद से ही परचेज कर लोगे तो पैसा जाएगा। पेमेंट ऑफ डिविडेंड या इंटरेस्ट, किसी की पेमेंट करी, या बैंक ओवरड्राफ्ट का जब बैलेंस कम हो गया, मतलब आपने कुछ ना कुछ पैसा उनको वापस कर दिया, तो क्या होगा, ये कैश आउटफ्लो। ऑलराइट, अब मैंने आपको मेन टॉपिक्स पढ़ाए हैं थोड़ा सा आपको ज्यादा क्लैरिटी देने के लिए। अब बात करते हैं एग्जैक्टली कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनती है। इसके 6 स्टेप्स हैं। ठीक है, बहुत आसान होती है। सबसे पहले आपने देखना है कैश फ्लो
ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कितना आ रहा है। कैश फ्लो में क्या होता है, कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो। ये हमने अभी पढ़ा यहाँ सारे स्टेप्स में। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज अगर नॉन फाइनेंशियल है तो उसका कैश इनफ्लो में कौन सी आइटम्स आएंगी, जो आइटम्स आएंगी इनफ्लो होगा उसको प्लस करोगे, जो आउटफ्लो को उसको माइनस करोगे। ठीक है, ऑपरेटिंग है या तो नॉन फाइनेंशियल हो गया या फाइनेंशियल, ये आपको मेंशन होगा। तो ऑपरेटिंग होगी, ऐसे ही इन्वेस्टिंग हो गया, इन्वेस्टिंग आएगा मेरा स्टेप नंबर 2 और फाइनेंसिंग आएगा स्टेप नंबर 3। तो पहला स्टेप है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आपने कैलकुलेट करना है, दूसरे में इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से कैलकुलेट करना है, थर्ड में फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से कैलकुलेट करना है। ठीक है, और स्टेप 4 क्या है, इन तीनों को ऐड करना है। ऑलराइट, आपको यहाँ एक और एडिशनल इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से हो सकता है आपका कैश बैलेंस पॉजिटिव आए, मतलब नेट आपका इनफ्लो हो। फाइनेंसिंग से भी आपका मेजरली क्या होगा, नेट इनफ्लो। लेकिन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से आपका मेनली ना नेट आउटफ्लो होगा, क्योंकि आप यहाँ पे सारे के सारे एसेट्स खरीदते हैं, उनको बेचते कम है लेकिन खरीदते ज्यादा है। ठीक है, तो आउटफ्लो ज्यादा होगा। तो आप स्टेप 4 में क्या करेंगे, नेट इंक्रीज या डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स को कैलकुलेट करेंगे। कैसे आएगा, स्टेप 1 + 2 + 3 ये आ गया। उसके बाद स्टेप 4 में आप ऐड करेंगे क्या, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स जो साल के शुरुआत में थे। आपको बैलेंस शीट दी होगी, उसमें कैश फ्लो की ना 2 ईयर्स का दिया होगा डेटा, 2019 का 2020 का। तो ओपनिंग बैलेंस 2019 वाला आएगा, क्लोजिंग बैलेंस 2020 वाला आएगा। जो ये है आप उसको स्टेप 4 में ऐड करेंगे ओपनिंग बैलेंस। एज अ रिजल्ट जो आंसर आएगा वो क्या होगा, स्टेप नंबर 6, ये क्या होगा हमारा क्लोजिंग बैलेंस। ये खुद से ही अमाउंट आ जाएगी ये वाली। ठीक है, आप स्टेप 4 में जब ओपनिंग बैलेंस को कैलकुलेट करेंगे तो क्लोजिंग बैलेंस आएगा जो हमारी बैलेंस शीट में ऑलरेडी दिया गया था। अगर ये नहीं आता मतलब आपकी कहीं ना कहीं गलती है। ठीक है, ये ऐसे बनती है हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब ये दिखती कैसी है, इसका फॉर्मेट है 2 पेजेस का है, और प्लीज डरिएगा मत, ये बहुत ज्यादा इजी है। बस ये आइटम्स कुछ ज्यादा हैं लेकिन ये है बहुत इजी, हर एक चीज का लॉजिक मिलेगा आज आपको। ये होती है फॉर्मेट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, सबसे पहले आएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, ये पहली चीज है, फर्स्ट एक्टिविटी है। सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स ये सारी हैं, ये सारी। ठीक है, अब बिफोर है तो आप सबसे पहले एडजस्ट करेंगे आइटम्स विच आर टू बी एडेड। अब ये नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज या आइटम्स हैं। ठीक है, नॉन कैश मतलब ये कैश में नहीं हुई, नॉन ऑपरेटिंग मतलब डे टू डे बिजनेस के रिलेटेड नहीं है, पर मैंने फिर भी इसको माइनस किया हुआ था। एज अ रिजल्ट मैं इसको ऐड बैक करूंगा, क्योंकि मैंने अपनी ऐसी नॉन कैश आइटम्स को जो कैश में असल में पैसा गया ही नहीं है मेरा, मैंने फिर भी उसको माइनस किया हुआ था। लेकिन अब तो हम कैश फ्लो बना रहे हैं ना, अब जो पैसा नहीं गया था हमने क्यों माइनस किया, वापस ऐड बैक करो। ऐसे ही नॉन ऑपरेटिंग जो मेरे बिजनेस के रिलेटेड नहीं है, मैंने फालतू में उसको माइनस किया हुआ था या ऐड किया हुआ था, क्योंकि कैश फ्लो है, अब उसको दोबारा वापस से ऐड बैक करो। अगर पहले माइनस था, अगर पहले प्लस था, उसको माइनस करो। ठीक है, कौन कौन सी आइटम्स ऐड होंगी, डेप्रिसिएशन, क्योंकि ये नॉन कैश है, मैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में डेप्रिसिएशन को माइनस करती हूँ ना प्रॉफिट में से, लेकिन यहाँ तो असल में कभी कैश जाता ही नहीं है, ये सिर्फ एक प्रोविजन है, कभी कैश नहीं जाता। क्यों किया था माइनस, ऐड बैक करो इसको। ऐसे ही गुडविल, डेप्रिसिएशन होती है फिक्स्ड एसेट्स की, इंटेंजिबल एसेट्स की अमोर्टाइजेशन होती है। ठीक है, तो ये है सेकंड वाला। आपके पास इंटरेस्ट आया, ठीक है, ये आपने माइनस किया था इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, लेकिन ये मेरा नॉन ऑपरेटिंग आइटम है, मेरा रोज का थोड़ी है कि मैं बैंक से ओवरड्राफ्ट लूंगा।
तो इसको माइनस किया था, ऐड बैक करो। चलो ऐसे ही तमाम आइटम्स हैं। ऐसी कुछ आइटम्स होती हैं जो डिडक्ट करते हैं। इंटरेस्ट से आने वाली इनकम, डिविडेंड से आने वाली इनकम, रेंट से आने वाली इनकम, या प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ये सारी की सारी इनकम्स ना मैंने ऐड करी होंगी पहले, लेकिन ये मेरे बिजनेस से रिलेटेड ही नहीं है, तो मैंने क्यों इनको ऐड किया था? माइनस करो इनको। तो दीज आइटम्स हैव टू बी डिडक्टेड। तो ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। ये सारी यहाँ पे फाइनल आ जाएगी। उसके बाद यू हैव टू ऐड व्हाट? जब करंट एसेट्स डिक्रीज करते हैं और करंट लायबिलिटीज इंक्रीज करती हैं, तो आप इस चीज को ऐड करेंगे, ध्यान रखना। और माइनस कब करेंगे? जब आपके करंट एसेट्स बढ़ जाते हैं और करंट लायबिलिटीज कम हो जाती हैं, ठीक है। अब यहाँ एग्जांपल देखते हैं। डिक्रीज इन इन्वेंट्रीज और स्टॉक। यहाँ करंट एसेट कम हुआ है, ये करंट एसेट है ना इन्वेंट्रीज, अब यहाँ कम हुआ है, तो हमने इसको माइनस क्यों किया? इसका लॉजिक बताऊं। इन्वेंट्री मतलब बेच दिया, स्टॉक बेच दिया, क्या आया? कैश आया, रुपया आया मेरे पास। तो हुई तो ये कम है ना, वैसे तो करंट एसेट माइनस हुई है, लेकिन इसको बेच के मेरे पास कैश आया। एज अ रिजल्ट वी आर एडिंग इट इन कैश फ्लो स्टेटमेंट। हो सकता है ये लॉजिक आपको बहुत कम जगह देखने को मिले, लेकिन इससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। एंड दिस लॉजिक इज एप्लीकेबल टू ऑल द आइटम्स हियर एज वेल एज हियर, ठीक है। ऐसे ही कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, ये सारा आप प्लस माइनस करके आपका यहाँ आएगा। उसके बाद आप अपना इनकम टैक्स फाइनल माइनस करेंगे और जो चीज आएगी उसको लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम या यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अच्छा, एक और बात है यहाँ पे पॉइंट है, कैश फ्लो फ्रॉम तब लिखेंगे जब आपका बैलेंस पॉजिटिव है, यूज्ड इन तब लिखेंगे जब आपका बैलेंस नेगेटिव है। ऐसे ही इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आएंगी, ठीक है। पहले तो मेरा हो गया ये वाला फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, दूसरा बनेगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, इसमें तमाम एक्टिविटीज आएंगी, ठीक है, ये सारी। फिर कैश फ्लो फ्रॉम या यूज्ड इन, मेनली यहाँ यूज्ड इन होगा, यहाँ पे अमाउंट लिख देंगे आप। ऐसे ही फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का, फिर यहाँ पे ये अमाउंट लिख देंगे। अब स्टेप 4 क्या था? इन तीनों को ऐड करना, ठीक है, इन तीनों को ऐड करना। उसके बाद इसमें क्या चीज ऐड करनी थी? ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस ऑफ व्हाट? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, कैश इन हैंड एंड बैंक, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स, करंट इन्वेस्टमेंट्स या मार्केटेबल सिक्योरिटीज। अब ये ऐड करके क्या आता है मेरे पास? ऑटोमेटिकली मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, ठीक है। ऐसे बनती है कैश फ्लो स्टेटमेंट। आगे चलते हैं। नाउ व्हाट आर द रूल्स टू शो द इफेक्ट ऑफ चेंज? चेंज कैसे हो सकता है? या तो बढ़ा या कम हुआ इन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। इंक्रीज इन करंट एसेट्स लीड टू डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ठीक है। मतलब आपने यहाँ स्टॉक खरीदा, जब आप परचेज करते हैं, एज अ रिजल्ट आपका जो अमाउंट है, कैश है, वो कम होता है। तो जब इंक्रीज इन करंट एसेट्स मतलब परचेज, तभी वो क्या होगा? इट विल लीड टू डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ऐसे ही डिक्रीज इन करंट एसेट्स मतलब पहले स्टॉक हमने खरीदा, अब ये कम हुआ, मतलब हमने इसको सेल किया होगा, तो यहाँ सेल से क्या होगा? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स मेरे इंक्रीज होंगे। वैसे ही करंट लायबिलिटीज जो मेरी हैं, अगर वो इंक्रीज हुई है तो मतलब मैंने किसी से शॉर्ट टर्म लोन लिया है, अब लोन लिया है तो पैसा आया है, इट विल लीड टू इंक्रीज। और जब वो डिक्रीज हुई है मतलब मैंने उसको पैसा वापस कर दिया, एज रिजल्ट मेरी करंट लायबिलिटी कम हो गई एंड ऑल्सो मेरा कैश इक्विवेलेंट और कैश का बैलेंस भी कम हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं। नाउ वी हैव डिस्कस्ड वेरियस नॉन कैश आइटम्स। ये क्या होती है? नॉन कैश आइटम्स में या तो एक्सपेंसेस आएंगे या इनकम्स आएंगी। तो इट मीन्स एक्सपेंसेस विच आर डेबिटेड टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। हमने डेप्रिसिएशन देखा ना,
एग्जाम्पल याद रखना, डेप्रिसिएशन वाला, हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में तो इसको माइनस करते हैं, एज अ रिजल्ट जो हमारा नेट, आपको ना मैं पूरा लॉजिक देती हूँ, सुनो। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे, या आपके थे सेल्स रेवेन्यू, उसमें से माइनस करेंगे सारी एक्सपेंसेस, एज अ रिजल्ट आपका प्रॉफिट आएगा। एक्सपेंसेस में एक डेप्रिसिएशन होता है, एज अ रिजल्ट प्रॉफिट आता है। इस प्रॉफिट को कैश फ्लो स्टेटमेंट के हम स्टार्ट में लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं दिखाऊं, यहाँ पे देखिए, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यहाँ लिखते हैं उस चीज को। अब जब हमने इसको यहाँ लिखा, हमने डेप्रिसिएशन को ऑलरेडी माइनस किया हुआ है इसमें से, लेकिन वो नॉन कैश है, हमारा तो कभी कैश बैलेंस कम ही नहीं हुआ, फिर क्यों माइनस किया था? ऐड बैक करो इसको, नॉन कैश एक्सपेंसेस को पढ़ो। इट मीन्स आइटम्स which were debited to statement of profit and loss that do not involve cash outflow. Examples depreciation, provision of tax वगैरह वगैरह। तो non cash expenses are added from net profit before tax and extraordinary items because these do not result in payment of cash. वैसे ही non cash incomes होती हैं, जैसे प्रोविजन को वापस लिख लिया, प्रोविजन पहले हमने माइनस की हुई थी, लेकिन अब उसको हमने ऐड बैक किया था, किसमें किया था? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। पर मुझे एक बात बताओ, जब प्रोविजन को तुमने वापस लिख लिया तो कभी तुम्हारे पास कैश आया? कभी नहीं आया, फिर क्यों इसको ऐड किया था? अब कैश फ्लो में इसको माइनस करो। तो नॉन कैश जो इनकम्स होती है ना, दे आर डिडक्टेड। ऑलराइट, सिमिलरली नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस मैंने माइनस किए हुए थे, क्यों माइनस किए? क्या वो मेरे बिजनेस के रिलेटेड है? तुमने क्यों माइनस किया उसको? ऐड बैक करो, ठीक है। वैसे ही इनकम्स, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, कुछ ऐसे इनकम्स हैं, जैसे मैंने फिक्स्ड एसेट को बेच के मेरा हुआ प्रॉफिट, तो मैंने कहा वाओ इनकम हो गई मेरी। लेकिन एक बात बताओ, क्या फिक्स्ड एसेट तुम्हारे बिजनेस का पार्ट है? तुम हर साल बेचते हो उसको, तुम तो वंस इन अ वाइल बेचते हो, क्यों इसको ऐड किया था? वापस माइनस करो इसको। तो ये है लॉजिक, ठीक है। ये आप अच्छे से खुद से पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। अब बारी आती है कुछ एडजस्टमेंट्स की, ठीक है। कैश फ्लो बनाते वक्त कुछ एडजस्टमेंट्स होती हैं। सबसे पहले आता है इंटरिम डिविडेंड। अब इंटरिम डिविडेंड क्या होता है? ये वो डिविडेंड होता है जो डिक्लेयर करता है बोर्ड, और आपको जो देना होता है, जब आपने डिक्लेयर किया उसके 7 दिन बाद जब आपको देना होता है, वो होता है इंटरिम डिविडेंड। तो ट्रीटमेंट क्या होगा? पहले आप ऐड करेंगे करंट ईयर्स के प्रॉफिट्स में, ठीक है, यू विल ऐड इट। एंड second adjustment is you have to show it as cash outflow in financing activities because dividend is related to financing activities ना, तो इस वजह से वहां माइनस करेंगे आप। और क्योंकि आपने इसको माइनस किया हुआ था, लेकिन ये आपका डे टू डे का बिजनेस नहीं है, तो आप इसको आपने पहले माइनस किया हुआ था, ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, इसको ऐड बैक करो। ऐड बैक कहाँ करेंगे? करंट ईयर के प्रॉफिट्स में। अब आया आपको लॉजिक समझ? अगर आया तो बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। अब ऐसे ही आता है एक प्रपोज्ड डिविडेंड। प्रपोज्ड डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर। इस प्रपोज्ड डिविडेंड या तो प्रीवियस ईयर का होगा या करंट ईयर का होगा। अब देखते हैं, प्रीवियस ईयर का इज एडेड टू डिटरमाइन नेट प्रॉफिट बिफोर। जहां पे इंटरिम डिविडेंड ऐड किया था वहीं पर प्रपोज्ड डिविडेंड को आप ऐड कर देंगे। एंड इट इज शोन एज आउटफ्लो ऑफ कैश अंडर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो यहाँ ये माइनस होगा, फाइनेंसिंग में माइनस, ऑपरेटिंग में ऐड, ठीक है। ये था प्रीवियस ईयर का। अब बात आती है करंट ईयर की। करंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड कहीं नहीं लिखेंगे अब। इट इज शोन इन नोट्स टू अकाउंट्स एज कंटिंजेंट लायबिलिटी, ठीक है। कंटिंजेंट वो जो सिचुएशन पर डिपेंड करती है, अगर सिचुएशन कैसी होगी उस हिसाब से ये लायबिलिटी अराइज होगी या नहीं। दैट इज इट इज नॉट प्रोवाइडेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इट इज अकाउंटेड इन बुक्स आफ्टर इट इज डिक्लेयर्ड, ठीक है।
प्रपोज किया ना, अभी तक आपने इसको डिक्लेयर नहीं किया। जब तक प्रपोज है तो आप इसको कहीं नहीं मेंशन नहीं करेंगे इस साल का, सिर्फ इस साल का, क्योंकि प्रीवियस ईयर की तो है 2 एडजस्टमेंट्स। इस साल की सिर्फ नोट्स टू अकाउंट से मेंशन करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, ट्रांसफर टू रिजर्व्स। ट्रांसफर टू रिजर्व इज ऑलवेज डन फ्रॉम सरप्लस, ठीक है। जब आपका पैसा होता है ना, एक्स्ट्रा जब पैसा होता है, उस एक्स्ट्रा पैसे में से, मतलब जब एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है उसमें से आप कुछ पोर्शन कहाँ ट्रांसफर करते हैं, रिजर्व में। सो ट्रांसफर टू रिजर्व इज ऑलवेज डन फ्रॉम द सरप्लस बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, बट सिंस वी कंसिडर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, इट मीन्स इट हैज टू बी एडेड बैक। हमने पहले पता है क्या किया था, मेरे इतने प्रॉफिट्स बचे थे, उसमें से मैं सोच रहा हूँ इतना रिजर्व रख लूँ, मतलब माइनस करूँ, 5,000 का रिजर्व रखूँ, एज अ रिजल्ट मेरे बैलेंसिंग प्रॉफिट्स, मेरे मेन प्रॉफिट्स, मतलब अभी आगे मेरे फाइनल प्रॉफिट्स माइनस करके। लेकिन आपने इसको माइनस किया, क्या कहीं कैश गया? कहीं कैश नहीं गया, कैश तो आपके पास बिजनेस में ही पड़ा हुआ है, क्यों माइनस किया था? अब कैश फ्लो बनाते वक्त इसको ऐड बैक करो, यही लिखा है, यही लिखा है ये। आगे बढ़ो, प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स क्या होता है? इट इज एन एस्टिमेट ऑफ टैक्स लायबिलिटी, कि आपकी टैक्स लायबिलिटी कितनी होगी, आपने उसका एक एस्टिमेट लगाया है करंट साल, इस साल में। प्रोविजन ऑफ टैक्स इज लाइक प्रोविजन ऑफ एक्सपेंसेस एंड इट इज एडेड टू नेट प्रॉफिट बिकॉज it is not a payment of tax, you are just maintaining provision। यहाँ पे provision of tax लिखा है, payment of tax नहीं लिखा, ठीक है, क्योंकि पे नहीं किया तो कैश नहीं गया। अगर कैश नहीं गया, आपने पहले इसको माइनस किया था, एड बैक करो, वापस एड बैक करो इसको, ठीक है, इट इज एडेड। सो ट्रीटमेंट ऑफ प्रोविजन ऑफ टैक्स क्या होती है? टैक्स पेड इज डिडक्टेड, आपने जो दिया वो तो होगा डिडक्ट, फ्रॉम कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। लेकिन इन केस ओपनिंग बैलेंस है आपके पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से देखो। अगर आपके पास ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस है ना प्रोविजन ऑफ टैक्स का, तो जो प्रोविजन ऑफ टैक्स ऑफ करंट ईयर होगा ना, इज टू बी एडेड, ठीक है, इज टू बी एडेड while the provision of previous year tax is treated as tax paid। आसान सी भाषा में बताती हूँ, अगर प्रोविजन ऑफ टैक्स का आपको ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, तो ओपनिंग बैलेंस को आप कहाँ लिखेंगे? ओपनिंग बैलेंस मतलब ये आपको मैं बताऊं, ये प्रीवियस ईयर का, ये करंट ईयर का। ओपनिंग बैलेंस को आप कहाँ लिखेंगे? आप मानेंगे ये टैक्स पेमेंट है, तो एज रिजल्ट आप इसको माइनस करेंगे। और जो क्लोजिंग बैलेंस है, आप सोचेंगे कि वो टैक्स पेमेंट नहीं है, वो टैक्स की प्रोविजन है, एज अ रिजल्ट आप उसको ऐड करेंगे। और ये दोनों कहाँ करेंगे? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, ठीक है। आपको ना बस एक बार लॉजिक समझने की देर है, वो आ जाए तो आपको बहुत इजी लगेगा, और लॉजिक मैंने ऑलरेडी समझा दिया है, ठीक है। आगे चलो। नाउ देयर आर टैक्सेस ऑन इनकम एंड रिफंड ऑफ टैक्स, ठीक है। इनकम टैक्स पेड, वो तो आपको पता ही है, आप माइनस करेंगे कहाँ? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, जो हमने यहाँ पढ़ा। अगला है, इफ द टैक्स पेड इज रिलेटेड टू फाइनेंसिंग एक्टिविटी या इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो वो उस रिस्पेक्टिव हेड में लिखेंगे। अगर ऑपरेटिंग से रिलेटेड है तो ऑपरेटिंग में ही माइनस होगा। अब फाइनेंस से रिलेटेड या इन्वेस्टिंग से रिलेटेड कैसे हो सकता है कोई टैक्स? सबसे पहले इन्वेस्टिंग का देखते हैं। आपने कोई लैंड परचेज किया, आप ना उस पे कौन सा टैक्स देते हैं? कैपिटल गेन्स का, कैपिटल गेन। तो वो जब टैक्स देंगे ना, तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। सिमिलरली व्हेन अ कंपनी पेज डिविडेंड टैक्स, अब डिविडेंड कौन सी एक्टिविटी है मेरी? क्या वो मेरी ऑपरेटिंग है? ना। इन्वेस्टिंग है? ना। कौन सी है? फाइनेंसिंग। जब आप डिविडेंड पे टैक्स देंगे तो वो टैक्स कहाँ आएगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, ठीक है। अगली बात आती है गुडविल। गुडविल क्या होती है? कंपनी की रेपुटेशन।
ठीक है। सो डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ गुडविल, 2 साल में जब वो गुडविल कम होती है तो मतलब उस गुडविल की अमोर्टाइजेशन है। अब कोई एसेट भी कम होता है, फिक्स्ड एसेट, टैंजिबल एसेट कम होता है तो उस पर क्या लगती है, डेप्रिसिएशन। वैसे ही गुडविल कम होती है तो उस पर क्या लगती है, अमोर्टाइजेशन। अब वो कम हो रही है तो अमोर्टाइजेशन है, और हमने उसको ऑलरेडी एक्सपेंस माना था, पहले माइनस कर दिया था, लेकिन नहीं, कैश तो नहीं किया, एड बैक करो। कहाँ पे, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। ऑलराइट, ऐसे ही जब गुडविल बढ़ती है, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, आपने परचेज करी है तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जाएगी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। अब इंटरेस्ट और डिविडेंड आपको हो रहा होगा ना कि फाइनेंस कंपनी देती है, नॉन फाइनेंस देती है, अगर दोनों देती हैं तो कौन सी रिस्पेक्टिव हेड्स में आता है, वो पढ़ेंगे। इन केस ऑफ नॉन फाइनेंशियल कंपनीज, अगर कैश फ्लो हुआ है, अगर कैश फ्लो फ्रॉम डिविडेंड एंड इंटरेस्ट पेड, अगर आपने पे किया है नॉन फाइनेंशियल, सिर्फ अभी इसको देखो, नॉन फाइनेंशियल कंपनी में आपने इसकी दोनों की पेमेंट करी है तो ये फाइनेंसिंग में आएगा। अगर कैश फ्लो फ्रॉम डिविडेंड एंड इंटरेस्ट रिसीव हुआ है तो ये कहाँ आएगा, इन्वेस्टिंग में। अगर पेमेंट है तो कहाँ जाएगी, फाइनेंसिंग में। अगर रिसीव है तो कहाँ आएगा, इन्वेस्टिंग में। ठीक है, ये है बात नॉन फाइनेंशियल की। अगली बात आती है फाइनेंशियल कंपनीज की, जिनका ये तो है ही बिजनेस। कैश फ्लो फ्रॉम डिविडेंड पेड, अगर डिविडेंड दिया है तो कहाँ आएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। ठीक है, अगर डिविडेंड और इंटरेस्ट रिसीव हुआ है तो कहाँ आएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। अगर इंटरेस्ट पे किया है तो वो कहाँ आएगा, वो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। ठीक है, फाइनेंशियल कंपनीज में सिर्फ एक चीज आएगी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में, वो कौन सी है, डिविडेंड पेड। ठीक है, इसका मैंने एक चार्ट की फॉर्म में प्रेजेंट किया है, आपको और इजी होगा समझने के लिए। जब आपकी फाइनेंस कंपनी है, फाइनेंशियल एंटरप्राइज है, तो या तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में होगा या फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। फाइनेंसिंग में आपको बताया है सिर्फ एक आएगी, वो कौन सी है, डिविडेंड पेड। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव या इंटरेस्ट पेड। तो आपने बस एक चीज याद रखनी है, अगर फाइनेंशियल एंटरप्राइज है तो उसकी सिर्फ एक आइटम है जो फाइनेंसिंग में जाएगी, वो एक आइटम है डिविडेंड पेड। अगली बात आती है नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइज की, या तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज होगी या इन्वेस्टिंग, यहाँ कोई ऑपरेटिंग एक्टिविटीज नहीं आएंगी। ठीक है, यहाँ आई थी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज लेकिन यहाँ नहीं आएंगी। फाइनेंसिंग में जब आप पेमेंट कर रहे हैं, इन्वेस्टिंग में जब आप रिसीव कर रहे हैं, सिंपल। तो आज का सेशन में हमने बहुत कुछ सीखा है, उस सीख के बेसिस पे आई हैव ब्रॉट अ क्वेश्चन फॉर यू। यू नीड टू आइडेंटिफाई इनमें से कौन सी ट्रांजैक्शंस ऑपरेटिंग में जाएंगी, इन्वेस्टिंग में जाएंगी या फाइनेंसिंग में जाएंगी। ठीक है, चलो आपको ये होमवर्क है, वैसे फिर भी मैं कुछ एक दो आपसे डिस्कस कर लेती हूँ। आप बाकी के सारे आंसर्स आपको पता है, आपको कहाँ मेंशन करने हैं, कमेंट्स में। ठीक है, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, ये कहाँ जाएगा बच्चों, ये होती है मेरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, डिविडेंड रिसीव्ड, डिविडेंड आप ना जब कुछ नहीं मेंशन है तो आप मानेंगे मेरी नॉन फाइनेंशियल कंपनी है। एक और बात ध्यान रखना, जब डिविडेंड रिसीव हो रहा है तो वो कौन सी एक्टिविटी है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। देखो, नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइज, डिविडेंड रिसीव गोज वेयर, investing activities. All right, and next one is interest received on investments, ये भी कहाँ जाएगी, investing activities. All right, अब ये जो बाकी के हैं, this is your homework and you need to mention it where, in the comment section. I hope
you enjoyed the session and learned a lot. अगर आया मजा तो जरूर इसको हिट करना लाइक, और कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लेना बेझिझक. उम्मीद करती हूँ आप अच्छे से पढ़ते रहिए और बहुत अच्छे से मार्क्स लाएं. And wish you all the best for the exams. Keep on learning. Bye bye.